गाइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आगामी यूजीसी नेट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपके यूनिट 9 जो पाठ्यक्रम में निबंध विधा लगा हुआ है, जितने भी निबंध लगे हैं उन्हें हम क्रमशः करा रहे हैं। और उसी कड़ी में आज अगर देखेंगे तो आपके लिए जो है दिल्ली दरबार दर्पण, ये निबंध जो है आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। हमने भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इसको सेल्फ नोट्स और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट आपके जितने भी हो सकते हैं पंक्ति वगैरह उन सारे को हाईलाइट करते हुए मूल टेक्स्ट को करा दिया है। और आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। और ये मेरा एक ऐसा प्रयास है, आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, चाहे वो हिंदी उपन्यास विधा जो यूनिट 6 है, वो लेके चल रहे हैं, या भक्ति काल आदिकाल की सीरीज जो कंटिन्यूअस आपको विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के साथ करा रहे हैं। ये समझिए कि एक ऐसा प्रयास आप लोगों के लिए है जिसमें किसी भी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने आप को जितना मुझे है उतना आपके सामने रखना नहीं चाहते या उसकी कोशिश नहीं कर रहे हैं। पूरा 100% कि किस तरीके से आप बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझ पाए, जहाँ-जहाँ आपसे चूक हो सकता है उन सारी चीज़ों को ध्यान दे पाएँ। तो आपने देखा होगा चाहे उपन्यास विधा में और चाहे ये निबंध का भी चल रहा है, और बहुत सारी चीज़ों को चैनल पे कराया गया है। उनको आप देखते रहें। और ये है कि जिन विद्यार्थियों को मुझसे प्रॉपर जुड़ना है, हायर एजुकेशन के लिए हिंदी ऑप्शनल और या हिंदी साहित्य में रुचि है, पढ़ना है, तो वो जुड़ सकते हैं। इवनिंग में एक क्लास चलता है और जो है वो ये कुछ इस तरीके से नंबर यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ से जुड़ जाए डेली लाइव क्लास के लिए। अगर आप एक सिस्टम में रह के मेरे साथ पढ़ते हैं, तो चाहे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, चाहे जैसे, आप ये मानिए कि हिंदी आपके बहुत अच्छे से ग्रिप में आने वाला है। ठीक है? तो हमने पिछली क्लास में ये कर लिया है। बाकी आज हम दिल्ली दर्पण करने वाले हैं। और देखिएगा एक-एक की कॉन्सेप्ट जो है आपका अच्छे से यहाँ पे वो रेडी हो जाएगा। ये है नंबर, है ना? और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए कि लाइव क्लास वालों के लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। वीकली जो है हम उनसे बात भी करते हैं ग्रुप कॉलिंग के थ्रू। आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे मैसेज करके वहाँ पे जुड़ सकते हैं, ताकि आपको भी पता रहे कि हाँ, इन फ्यूचर में आपको करना है, कैसे करना है। वीकली जो सिस्टमैटिक वे में उन्हें बता रहे हैं कैसे लेके चलना है, तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, ये आप लोगों के लिए है। बाकी यहाँ पे देखिए हाइलाइट करके हमने भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरीशचंद्र जी का था, इसको करा दिया है। टेलीग्राम आईडी हिंदी और प्राइड से जुड़ जाइए बराबर, वहाँ पे सारे अपडेट मिलते रहते हैं आपको। तो चलिए हम शुरू करते हैं दिल्ली दरबार दर्पण। हमारे पाठ्यक्रम में अगर देखें तो भारतेंदु हरीशचंद्र जी का भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये पाठ्यक्रम में लगा हुआ था, है ना? और इसी तरीके से दिल्ली दरबार दर्पण, दिल्ली दरबार दर्पण भी आपके पाठ्यक्रम में लगा है। इसके लेखक है भारतेंदु हरीशचंद्र। और हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें बहुत ही बारीकी से आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। अभी आप नोट्स देखेंगे उसमें कैसे हर एक चीज़ों को ध्यान रखा गया है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ना इस तरीके से पूछ देता है कि सिर्फ आपको कथानक नहीं याद होना चाहिए। अब ये समझिए कि दिल्ली में क्या है कि जैसे भारतवर्ष की उन्नति में हमने बताया कि ददरी मेले में खड़े होकर भारतेंदु हरीशचंद्र जो है क्या कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं कि हमारे भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, क्या समस्याएं हैं, क्या चीजें करनी चाहिए, विलायत से क्या तुलना करना चाहिए, तो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे ही ये समझिए कि दिल्ली में क्या है कि दरबार लगा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स का कब्जा था, तो उनका आगमन यानी रानी का आगमन मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती, भव्य स्वागत। तो दिल्ली दरबार दर्पण में यही दिखाया गया कि कैसे रानी आ रही हैं, उनका कैसे भव्य स्वागत हो रहा, यहाँ के लोग कैसे चाटुकारिता कर रहे हैं, पूरी उसकी भव्यता का बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको लगेगा कि निबंध में सारी चीज़ों को इन्होंने बहुत अच्छे से रख दिया है। शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी निबंध का। कहते हैं कि सब राजाओं की मुलाकात का हाल अलग-अलग लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबके साथ वही मामूली बातें हुई हैं। यानी जितने भी राजागण वहाँ पधारे हैं, सबके लिए कहें कि अलग-अलग चीज़ें लिखें, तो ऐसा नहीं है। सब बड़े-बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक-एक रेशमी झंडा और सोने का तगमा मिला। अब यहीं से आपके क्वेश्चन बनने शुरू हो गए। जितने भी बड़े-बड़े शासन में अधिकारी थे, उन राजाओं को क्या मिला? एक रेशमी झंडा मिला, एक सोने का तमगा मिला। झंडे बहुत सुंदर थे। पीतल के चमकीले मोटे-मोटे डंडों पर क्या था? डंडों पर जो पीतल के मोटे-मोटे डंडे, उस पे राज-राजेश्वरी का एक मुकुट बना था और एक पटरी लगी थी, जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा होता। और फरहरे पर जा वो झंडे जो डंडा होता था उसे लटकता था।
स्पष्ट रीति पर उनके शस्त्र आदि के चिन्ह भी बने हुए थे। झंडा और जो सोने का तगमा देने के समय श्रीयुत वायसराय ने हर एक राजा से एक बात कही थी। जब वो झंडा देते, तगमा देते, क्या कहते, मैं श्रीमती महारानी की तरफ से ये झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। तो ये इवेंट जो हो रहा था, ये हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी का पद ले रही थी, उनको यादगार लम्हे में तब्दील करने के लिए इतना भव्य स्वागत हो रहा था। अब ये कहते हैं कि वायसराय क्योंकि उनका प्रतिनिधि कर रहे थे, प्रतिनिधित्व वही कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, श्रीमती को ये भरोसा है, यानी राजेश्वरी को ये भरोसा है कि जब कभी ये झंडा खुलेगा, आपको उसे देखते ही केवल इस बात का ध्यान नहीं होगा कि ये इंग्लिस्तान, यानी भारत में देखें तो ये हिंदुस्तान, वहाँ अंग्रेजों का, तो इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैर-खा राशि घराने का कैसा दृढ़ संबंध था, मतलब कि हम लोग भले ही आपके देश में रहे हों, लेकिन हमारा संबंध बहुत अच्छा था। यहाँ की सरकार की ये बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी, प्रारब्धी और अचल देखें। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की आज्ञा के अनुसार आपको ये तगमा भी पहनाता हूँ। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहने और आपके पीछे या आपके कुल में बहुत दिन तक रहकर उस शुभ दिन को याद दिलावे जो इस पर छपा है। आगे कहते हैं, शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने या चांदी के केवल तगमे ही मिले। किलात के, यहाँ पे समझना ये कहते हैं कि किलात की खां को भी झंडा नहीं मिला, पर उन्हें एक हाथी जिस पर 4,000 की लागत का हौदा था, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कारचोबी, कपड़े, खौमखाब के धान वगैरह सब मिला के 25,000 की चीजें तोहफे में मिली। ये बात किसी दूसरे के लिए नहीं थी। इसके सिवाय जो सरदार उनके साथ आए थे, उन्हें भी किस्तियों में लगाकर 10,000 रुपए की चीजें दी गई। प्राय लोगों को इस बात की जानने का उत्साह होगा कि खां का रूप और वस्त्र कैसा था। निसंदेह जो कपड़ा खां पहने थे, उनके साथियों से बहुत अच्छा था। तो भी उनकी या उनके किसी साथी की शोभा उन मुगलों से बढ़कर नहीं थी, जो बाजार में मेवा लिए घूमे करते हैं। हाँ, कुछ फर्क तो था। इतना था कि लंबी गाभिन दाढ़ी के कारण खां साहिब का चेहरा बड़ा भयानक हो गया। तो वहाँ पे जितने भी राजा थे, तगमा और वो झंडा तो मिला, लेकिन जितने भी राजा थे ना, उनको उनके पद के अनुसार सोने या चांदी के केवल तगमे ही मिले। पद जैसा था, सोने का देना है कि चांदी का देना, उनका पद निर्धारण करता। और उसमें भी एक जो थे किलात खां, किलात के खां को भी झंडा नहीं मिला, लेकिन किलात खां को क्या मिला? एक हाथी मिला, जिस पर हाथी पे 4,000 के लागत का हौदा था, जड़ाऊ गहने थे, घड़ी थी, कारचोबी कपड़े थे, खामखाब थे, ये सभी मिला के कुल 25,000 की चीजें दी थी। ये बात किसी दूसरे के लिए नहीं थी। इसके सिवाय, यानी जो किलात खां को मिला, वो और लोगों को नहीं मिला। इसके सिवाय जो सरदार उनके साथ आए थे, उन्हें भी किस्तियों में लगाकर उनके साथ, किलात के साथ जितने लोग आए थे, उनको 10,000 रुपए की चीज़ दे दी। प्राय लोगों को इस बात को जानने का उत्साह होगा कि ये किलात खां का रुपया और वस्त्र कैसा है, उसको कुछ अलग दिया जा रहा है? हाँ, ये बात सही है कि उनके साथियों में उन्हें बहुत अच्छा दिया गया था और उनकी शोभा उन मुगलों से बढ़कर नहीं थी, जो बाजार में मेवा लिए घुमा करते हैं। कुछ फ़र्क तो इतना था कि लंबी गाभिन दाढ़ी के कारण खास साहिब का चेहरा बड़ा भयानक था। इन्हें झंडा ना मिलने के कारण ये समझना चाहिए कि बिल्कुल स्वतंत्र है। यानी जिसको झंडा नहीं मिला वो स्वतंत्र है। इन्हें आने और जाने के समय संयुक्त वायसराय गलीचे के किनारे तक पहुंचा भी आए, पर बैठने के लिए इन्हें भी वायसराय की चबूतरे के नीचे वही कुर्सी मिली, यानी चबूतरे पे स्थान नहीं मिला किलात को, वहीं नीचे स्थान मिला जो राजाओं को मिला था। खां साहिब के मिजाज में रूखापन बहुत था। एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात के लिए गए थे, यानी किलात खां क्या, एक प्रतिष्ठित बंगाली था, इनके यहाँ मिलने गया। खां ने पूछा, भाई क्यों मिलने आए हो? बाबू साहब क्यों मिलने आए हो? आपकी मुलाकात को। इस पर खां बोले कि अच्छा, हम आपको देख चुके हैं और हम आपको, अब जाइए यहाँ से। बहुत से छोटे छोटे राजाओं की बोलचाल का ढंग भी जिस समय वे वायसराय से मिलने आए थे, संक्षेप के साथ लिखने के योग्य है। जब लोग आते छोटे छोटे राजा, अब मिलने आते, हाथ मिलाने आते, इन सब तो दूर से हाथ जोड़ लेते। और दो एक ऐसे थे कि जब इडिकांग के बदन झुकाकर इशारा करने पर उन्हें सलाम ना किया, तो इडिकांग ने पीठ पकड़ उन्हें धीरे झुका दिया कि झुको, ये है तुम्हारी महारानी। ये था हमारे राजा महाराजाओं का कंडीशन, कि उनके सामने झुकना पड़ता था। कोई बैठकर ये नहीं जानता था कि ये एडिगांग को उठो कहना पड़ता। कोई झंडा, तगमा, सलामी और किताब पाने पर भी एक शब्द धन्यवाद का नहीं बोल सके, और कोई बेचारे इनमें से दो ही एक पदार्थ पाकर प्रसन्न हुए कि श्रीयुत वायसराय पर अपनी जान और माल सब न्यौछावर कर दे। सबसे बढ़कर बुद्धिमान हमें एक महात्मा वहां दिख पड़े, जिनसे वायसराय ने ये कहा कि आपका नगर तो तीर्थ गिना जाता है, पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ ही समझेंगे। इसके जवाब में ये बेधड़क बोल उठे कि ये जगह तो सब तीर्थों से बढ़कर है, जहाँ आप हमारे खुदा ही मौजूद है।
नवाब लोहार की भी अंग्रेजी में बातचीत सुनकर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी नहीं आई होगी। तो लोग हमारे यहाँ की चापलूसी इस स्तर तक कर रहे थे, वो भी दिखाया गया है कि कहते हैं कि जहाँ आप हमारे खुदा मौजूद हैं, ये नवाब लोहार थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में बातचीत सुनकर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी नहीं आई होगी। नवाब साहब बोलते तो बड़े बेधड़क धड़ाके से थे, पर उन्हीं के साथ कायदे और मुहावरे के भी खूब हाथ पांव तोड़ते। कितने वाक्य ऐसे थे जिनके कुछ अर्थ ही नहीं हो सकते। पर नवाब साहब को अपनी अंग्रेजी का ऐसा कुछ विश्वास था कि अपने मुंह से केवल अपने को ही नहीं वरन अपने दोनों लड़कों को भी अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिष, गणित आदि ईश्वर जाने कितनी विद्याओं का पंडित बखान गए। नवाब साहिब ने कहा कि हमने और रईसों की तरह अपनी उम्र खेल कूद में नहीं गवाई, वरन लड़कपन से ही विद्या के उपार्जन में चित्त लगाया और पूरे पंडित और कवि हुए। इसके सिवाय नवाब साहब ने बहुत से राजभक्ति के वाक्य भी कहे। वायसराय ने उत्तर दिया कि हम आपकी अंग्रेजी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं देते जितना अंग्रेजों के समान आपका चित्र होने के लिए। फिर नवाब साहब ने कहा कि मैंने इस भारी अवसर के वर्णन में अरबी और फारसी का एक पद ग्रंथ बनाया जिसे मैं चाहता हूँ कि किसी समय श्रीयुत को सुनाऊं। श्रीयुत ने जवाब दिया कि मुझे भी कविता का बड़ा अनुराग है और मैं आपसे एक भाई का भी ब्रदर ब्रदर पोएट देकर बहुत प्रसन्न हुआ और आपकी कविता सुनने के लिए कोई अवकाश का समय नहीं मिला। 29 तारीख को सत्र के अंत में महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात को आई। ये ताश का सब वस्त्र पहने थी और मुंह पर भी ताश का नकाब था। इसके सिवाय उनके हाथ पांव दस्ताने और मोजे से ऐसे ढके थे कि सबके जी में उन्हें देखने की इच्छा हुई। महारानी के साथ में उनके पति राजा सखाराम साहिब और 2 लड़कों के सिवाय उनकी अनुवादक मिसेस फर्थ भी थी। महारानी ने पहले आकर वायसराय से हाथ मिलाया और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। श्रीयुत वायसराय ने उनके दिल्ली आने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की। यानी श्रीयुत जो थे वो प्रसन्न हुए कि आप आई और पूछा कि आपको इतनी भारी यात्रा में कष्ट तो नहीं हुआ? महारानी क्या था, अपनी लैंग्वेज में उन्होंने बोला, बेगम भोपाल की तरह चतुर नहीं थी, यानी चतुर नहीं थी। जैसे बेगम भोपाल बहुत चतुर थी, ये महारानी बड़ी शांत थी। वो ज़्यादा बातचीत नहीं करती। वो मिसेस फर्थ से हुई जिन्हें श्रीयुत ने प्रसन्न होकर कहा, मनभावनी अनुवादक। वायसराय की किसी बात के उत्तर में एक बार महारानी के मुंह से यस निकल गया। यानी जो महारानी आई थी वो ज़्यादा बोलती नहीं थी, बस यस बोल देती बस। अब वो यस बोलती, श्रीयुत बड़ा खुश हो गया। और उनके साथ अनुवादक मेम थी, वो अंग्रेजी में 2-4 शब्द और उसको बढ़ा के बोल दी। इस वर्णन के अंत में ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि श्रीयुत वायसराय लोगों से इतनी मनोहर रीति पर बातचीत करते थे, जिससे सब मगन हो जाते। यानी जो उनका वायसराय था, वो बढ़िया था। वो सबको फँसा लेता था एकदम अपनी बातों में और ऐसा समझते थे कि वायसराय ने हमारा सबसे बढ़कर आदर से यानी जितने भी राजा वहाँ पे जाते, वो ऐसा बोलता ना, ऐसा लगता कि यही पहले हैं जिनका इन सम्मान कर रहे हैं। लेकिन वो बड़ा चतुर आदमी था, सबको ही कहता। श्रीयुत ने हर एक से कहा कि आपसे दोस्ती करके हमें बड़ी खुशी हुई और तगमा पहनाने के समय भी बड़े स्नेह से किया। वो सबके साथ कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग उसको अपने लिए समझते थे। अब चलिए थोड़ा-सा देखते हैं कि 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव था कैसा? ये दरबार जो 1 जनवरी को जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा। एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील पर हुआ था। बीच में श्रीयुत वायसराय का षटकोण ऐसा चबूतरा बना हुआ है। जिसकी गुंबदनुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा है। सोचिए, जनवरी का जनता दरबार, जनता क्या, एक बहुत बड़ा दरबार लगा है जहाँ पे महारानी आने वाली हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में प्रसिद्धि का वो दिन। मैदान में नगर से 5 मील दूर श्रीयुत वायसराय का सटचोर चबूतरा, जिसकी गुंबदनुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा है और सुनहला रुपाला तथा शीशे का काम। कंगूरे के ऊपर कलसे की जगह श्रीमती राजेश्वरी का सुनहला मुकुट लगा है। इस चबूते पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन पर सुशोभित है। उनके बगल में एक कुर्सी पर लेडी साहिब बैठी थी और ठीक पीछे खवास लोग हाथों में चंबर लिए और शियूत के ऊपर कारचोबी छत्र लगाए खड़े हैं। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ 2 मेज दामन बरदार, जिनमें एक श्रीयुत महाराज जम्बू का अत्यंत सुंदर सबसे छोटा राजकुमार और दूसरा कर्नल बन्न का पुत्र था, खड़े थे। और उनके दाहिने बाएं और पीछे मुशाहिब सेक्रेटरी लोग खड़े थे। वायसराय के चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूर पर उससे नीचे एक अर्धचंद्राकार चबूतरा था। यानी जो षटकोर चबूतरा था, जिसकी गुम्बदनुमा छत पे लाल कपड़ा था, सुनाला रुपाला शीशा का काम था, कलसा था और कलसा सुनाला मुकुट लगा था। इस चबूतरे पर कौन था? शियूत। शियूत अपने राज सिंहासन पे बैठे थे और उनके बगल में कुर्सी पर लेडी साहब बैठी थी। ठीक पीछे उनके खास लोग चंबर में थे, कारचोबी छत्रा लिए खड़े थे। वायसराय जहाँ बैठा था, सिंहासन के दोनों तरफ 2 पेज में दामन बरदार, जिनमें एक श्रीयुत महाराज जम्बू का श्रीयुत महाराज करके जम्बू, उनका बहुत सुंदर सा छोटा सा राजकुमार, और दूसरा कर्नल बन्नन का पुत्र था वो।
और खड़े थे और उनके दाहिने-बाएँ और पीछे मुसाहिब और सेक्रेटरी लोग थे अपने-अपने स्थान पे। और कुछ नीचे अर्धचंद्राकार जो चबूतरा था नीचे उतर के, जिस पर क्या थे, शासनाधिकारी राजा लोग वहाँ पे बैठे थे। उनके मुशाहिब, मद्रास और बम्बई के गवर्नर, पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ अपने-अपने अधिकारियों समेत सुशोभित थे। इस चबूतरे की छत बहुत सुंदर नीले रंग के साटन की थी, जिसके आगे लहरियादार छज्जा बहुत सजीला लगा था। लहरिया के बीच बीच में सुनहले काम के चांद तारे बने थे। राजाओं की कुर्सियां भी नीली साटन से मड़ी थी और हर एक के सामने में झंडे गड़े थे जो उन्हें वायसराय ने दिए थे। और पीछे अधिकारियों की कुर्सियां थी जिन पर भी नीली साटन चढ़ी थी। हर एक राजा के साथ एक भारी पॉलिटिकल अफसर भी साथ में था। इनके सिवाय गवर्नमेंट के भारी भारी अधिकारी भी यहीं बैठे थे। राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे, जिसे ऊपर नीचे बैठने का बखेड़ा बिल्कुल निकल गया था। सब मिलाकर कुल 63 शासन के अधिकारी राजाओं को इस चबूते पर जगह मिली थी। महाराजा अजयगढ़ थे, बड़ौदा थे, बिजावर थे, भरतपुर, चरखारी, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करौली, किशनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, उड़छा, उदयपुर, अलवर। यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे राजस्थान की बहुत से प्लेसों का नाम दिया है, मध्य प्रदेश का दिया है, धौलपुर, बिलासपुर, बमरा, विरोधा, चंबा, छतरपुर, देवास, धार, फरीदकोट, जींद, खरोद, कूचबिहार, मंडी, नाभा, नाहन, राजपीपला, रतलाम है, समथर है, सुकेत है, टिहरी, रावा, जिगनी, टौरी, नवाब, टोंक, पटौदी, मरेरकोटला, लोहार, जूनागढ़, चौरा, दुजाना, बहावलपुर, जागीरदार, अलीपुरा, बेगम भोपाल, निजाम, हैदराबाद, सरदार कलसिया, ठाकुर साहब, मुरवी, पिपलोदा, जागीरदार, पालदेव, मीर, खैरपुर। वायसराय के सिंहासन के पीछे परंतु राशि चबूतरे की अपेक्षा उसे अधिक पास धनुषकंड के आकार की श्रेणियां चबूतरों की ओर बनी थी, जो 10 भागों में विभक्त थी। इन पर आगे की तरफ थोड़ी सी कुर्सी और पीछे सीढ़ीनुमा बेंच, जिन पर नीला कपड़ा था। यहाँ ऐसे राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकार नहीं है और दूसरे सरदार, रईस, समाचार पत्रों के संपादक और यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी अधिकारियों को जो गवर्नमेंट के न्योते में आए थे या जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, बैठने की जगह दी गई थी। ये 3000 के अनुमान होंगे। किलात के खां, गोवा के गवर्नर जनरल, विदेशी राजदूत, बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि समाज और अन्य देश संबंध कौंसल लोग की कुर्सियां भी श्रीयुत वायसराय के पीछे सरदारों और रईसों की चौकियों के आगे लगी थी। दरबार की जगह दक्षिण तरफ 15,000 से ज्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे लैस खड़ी थी और उत्तर तरफ राजा लोगों की सजीली पलटने भांति भांति की वर्दी पहने और चित्र विचित्र शस्त्र धारण किए पूरा बांधे खड़ी थे। इन सब की शोभा देखने से एक काम क्या था। इनके सिवाय राजा लोगों के हाथियों के परे जिन पर सुनहली अमरिया कुर्सी थी और कारचो भी जले पड़े थे, तोपों की कतारें, सवारों की नंगी तलवारें और भालों की चमक, हररों का उड़ना और 2 लाख के अनुमान तमाशा देखने वालों की भीड़ जो मैदान में डटी थी, ऐसा समा दिखलाती थी जिसे देख जो जहां था वहीं हक्का बक्का रह गया। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ हाईलैंडर लोगों का गार्ड ऑफ ऑनर और बाजी वाले थे और शासनाधिकारी राजाओं के चबूते पर जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ थे, उनके दोनों ओर भी गार्ड ऑफ ऑनर थे। पौने 12 बजे तक सब दरबारी लोग अपनी अपनी जगहों पर आ गए। ठीक 12 बजे श्रीयुत वायसराय की सवारी पहुंची और धनुषकंडाकार के चबूतरों की सीढ़ी के पास एक छोटे से खेमे के दरवाजे पर ठहर गई। सवारी पहुंचते ही बिल्कुल फौज ने शास्त्रों से सलामी उतारी पर तोपें नहीं छोड़ी। खेमे में श्रीयुत ने जाकर स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद के ग्रांड मास्टर का वस्त्र धारण कर लिया। यहाँ से श्रीयुत जो थे उनको भी राशि छत्र के तले अपने सिंहासन की ओर ले गाए गए और जैसे श्रीयुत आए, लेडी लिटिल श्रीयुत के साथ थी और दोनों दामन बरदार बालक जिनका हाल ऊपर लिखा गया पीछे दो तरफ से दामन उठाए थे। श्रीयुत के आगे आगे उनके स्टाफ के अधिकारी थे। श्रीयुत के चलते ही बंदीजन हेराल्ड लोगों ने अपनी तहिया एक साथ यानी जो तुरहिया लेके आए थे वो बजाने लगे उनके आने पे और पीछे से फौजी बाजे से ग्रांड मार्च होने लगा। जब श्रीयुत राज सिंहासन वाले मनोहर चबूते पर चढ़ने लगा तो ग्रांड मार्च का बाजा बंद हो गया और नेशनल एंथम अर्थात गॉड सेव द क्वीन ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे का बाजा बजने लगा और गॉड ऑफ आनर ने प्रतिष्ठा के लिए अपने सस को झुका दिया। जो ही श्रीयुत राज सिंहासन पर सुशोभित हुए, बाजे बंद हो गए और सब राजा महाराजा जो वाइस राय के आने के समय खड़े हो गए थे बैठ गए। इसके पीछे श्रीयुत ने मुख्य बंदी चीफ हेराल्ड को आज्ञा की कि श्रीमती महारानी की राजराजेश्वरी की पदवी लेने के विषय में अंग्रेजी में राजाज्ञा पत्र पढ़ो। यहाँ ऐसा होते ही बंदीजन ने जो दो पांति में राज सिंहासन के चबूतरे के नीचे खड़े थे तुरही बजाई और उसके बाद बंद होने पर मुख्य बंदी ने नीचे की सीढ़ी पर खड़े होकर बड़े ऊंचे स्वर में राजा क्या पत्र पढ़ा, जिसका उल्था ये था। उल्था क्या था? महारानी विक्टोरिया
ऐसी अवस्था में कि हाल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उनमें एक एक्ट पास हुआ जिनके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला है कि यूनाइटेड किंगडम और उनके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में श्रीमती जो कुछ चाहे बढ़ा ले। और किस एक में ये भी वर्णन है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड, जो ग्रेट ब्रिटेन है और आयरलैंड, उनके एक में मिल जाने के लिए जो नियम बने थे उनके अनुसार भी यह अधिकार मिला था कि यूनाइटेड किंगडम और उनके अधीन देशों की राज संबंधी पदवी और प्रशस्ति इस संयोग के पीछे वही होगी जो श्रीमती ऐसे राजाज्ञा पत्र के द्वारा प्रकाश करेंगी जिस पर राज की मोहर छपी रहे। और इस एक्ट में ये भी वर्णन है कि ऊपर लिखे हुए नियम और उस राजाज्ञा पत्र के अनुसार जो 1 जनवरी सन 1801 को राज की मोहर होने के पीछे प्रकाश किया गया, हमने ये पदवी ली विक्टोरिया ईश्वरी की कृपा से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी स्वधर्म रक्षणी। और इस एक्ट में ये भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राज का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया है और हमारे नाम से उसका शासन होगा। इस नए अधिकार की हम कोई विशेष पदवी ले। और इन सब वर्णनों के अनंतर इस एक्ट में ये नियम सिद्ध किया गया है कि ऊपर लिखी हुई बात के स्मरण निमित्त के हमने अपने किए हुए राजाज्ञा पत्र के द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। हमको ये योग्यता होगी कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में जो कुछ हम उचित समझेंगे उसको ले लेंगे। इसलिए अब हम अपने प्रिवी काउंसिल की सम्मति से योग्य समझकर ये प्रचलित और प्रकाशित है करते हैं कि आगे को जहां सुगमता के साथ हो सके सब अवसरों में और संपूर्ण राजपत्रों पर जिनमें हमारी पदवियों और प्रशस्तियों को लिखा गया, शिवाय सनद कमीशन अधिकारदायक पत्र दान पत्र आज्ञा पत्र नियोग पत्र और इसी प्रकार के दूसरे पत्रों के जिनका प्रचार यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम और उनके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों में नीचे लिखा हुआ वाक्य मिला दिया जाए, अर्थात लैटिन में इंडमेई एम्पेट्रिक्स हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी और अंग्रेजी भाषा में एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और हमारी यही इच्छा और प्रसन्नता है कि उन राज संबंधी पत्रों में जिनका वर्णन ऊपर हुआ है कि ये नई पदवी ना लिखी जाए। और हमारी यह भी इच्छा है और प्रसन्नता है कि सोने चांदी और तांबे के सब सिक्के आजकल यूके में प्रचलित हैं और नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते। और इसी प्रकार तथा आकार के दूसरे सिक्के जो हमारी आज्ञा से अब तक छापे जाएंगे, हमारी नई पदवी लेने से भी नीति विरुद्ध न जाए। और जो यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छापे जाएंगे और जिनका वर्णन राजाज्ञा पत्र में उन जगहों के नियमित और प्रचलित द्रव्य करके किया गया है और जिन पर हमारी संपूर्ण पदवियां या प्रशस्तियां उनका कोई भाग रहे, और वे सिक्के जो राजाज्ञा पत्र के अनुसार अब छापे और चलाए जाएंगे इस नई पदवी के बिना भी उस देश के नियमित और प्रचलित द्रव्य समझे जाएंगे जब तक कि इस विषय में हमारी कोई दूसरी प्रसन्नता ना प्रकट हो जाए। हमारी बिंडसर को कचहरी में 28 अप्रैल को 1876 ईश्वर महारानी यानी इसके सन में हमारे राज्य के 39वें बरस में प्रसिद्ध हो। ईश्वर महारानी की चिरंजीवी यानी अब कहते हैं कि आशीर्वाद दिया जा रहा है कि ईश्वर महारानी को चिरंजीवी कैसे रखे। कहते हैं कि जब चीफ हेराल्ड राजाज्ञा पत्र को अंग्रेजी में पढ़ चुका तो हेराल्ड लोगों ने फिर तो रही बजाई, यानी जब वो राजाज्ञा पत्र पढ़ चुका जो राजा की आज्ञा से था, हेरल्ड लोगों ने फिर तो नहीं बजाई। इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी जो था फॉरेन सेक्रेटरी उसने क्या किया, उर्दू में तर्जुमा पढ़ा इन अनुवाद। इसके समाप्त होते ही बादशाही झंडा खड़ा हो गया और तोप खाना जो था उसे दरबार के मैदान तोप खाने मौजूद थे। 101 तोपों की सलामी हुई और चौथी चौथी सलामी होने के बाद बंदूकों की बाड़ें लगी और जब 101 सलामियां तोपों से हो चुकी तब फिर बाट छूटा और नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा। इसके अनुसार अनंतर श्रीयुत वायसराय समाज को एड्रेस करने के अभिप्राय से खड़े हुए। श्रीयुत वायसराय के खड़े होते ही सामने के चबूते पर जितने बड़े बड़े राजा लोग और गवर्नर आदि अधिकारी थे खड़े हो गए, पर श्रीयुत ने बड़े ही आदर के साथ दोनों हाथों से हिंदुस्तानी रीति पर कई बार सलाम करके सबसे बैठ जाने का इशारा किया। ये काम श्रीयुत का जिससे हम लोगों की छाती दूनी हो गई और पायोनियर सरी के अंग्रेजी समाचार पन्नों के संपादकों को बहुत बुरा लगा। क्यों लगा भाई? पायोनियर सर एक अंग्रेजी समाचार पन्नों के जो संपादक थे उन्हें क्यों बुरा लगा? जिनकी समझ में वायसराय का हिंदुस्तानी तरह पर सलाम करना बड़े हेठाई और लज्जा की बात थी। खैर ये तो इन अंग्रेजी अखबार वालों की मामूली बातें हैं। श्रीयुत वायसराय ने जो उत्तम एड्रेस पढ़ा उसका तर्जुमा हम नीचे लगते हैं तो उन्होंने कैसे एड्रेस पढ़ा। सन 1858 ईस्वी की 1 नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इस्ताहार जारी हुआ था जिसमें हिंदुस्तान के रईस और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था, जिसको उस दिन से आज तक वे लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते थे।
ये प्रतिज्ञा एक ऐसी महारानी की ओर से हुई थी जिन्होंने आज तक अपनी बात को कभी नहीं तोड़ा, इसलिए हमें अपने मुंह से फिर उनका निश्चय कराना व्यर्थ है। 18 वर्ष की लगातार उन्नति ही उनको सत्य करती है और ये भारी समागम भी उनके पूरे उतरने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस राज के रईस और प्रजा जो अपनी अपनी परंपरा की प्रतिष्ठा निर्विघ्न भोगते रहे और जिनकी अपने उचित लाभों की उन्नति के यत्न में सदा रक्षा होती रही, उनके वास्ते सरकार की पिछले समय की उदारता और न्याय आगे के लिए पक्की जमानत हो गई। हम लोग इस समय श्रीमती महारानी की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और यहाँ महारानी की प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे अवश्य है कि श्रीमती के उस कृपायुक्त अभिप्राय को सब पर प्रकट करूं। यानी अब वो गद्दी पे बैठ चुकी है और बैठ चुकी है तो अब क्या करें? आप लोगों को ये तो कहना पड़ेगा ना, भाई आप लोग आए हो, आप लोगों का स्वागत किया, बड़ा अच्छा लगा। तो वो तो लास्ट में संबोधन होता ही है। तो कहते हैं कि अब देखो, पद भी ले लिया, अब उनकी प्रशस्ति में प्रशंसा में एक पद और बढ़ गया है। अब हम बताते हैं कि पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश आते हैं, जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, उनमें से इस और प्राचीन राज के समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपा दृष्टि नहीं रखती। सब जगह और सदा इंग्लिस्तान के बादशाहों की सेवा में प्रवीण और परिश्रमी सेवक रहते हैं, परंतु उनसे बढ़कर कोई पुरुषार्थी नहीं हुए, जिनकी बुद्धि और वीरता से हिंदुस्तान का राज सरकार के हाथ लगे और बराबर अधिकार में बना रहे। इस कठिन काम में जिसमें श्रीमती की अंग्रेजी और देसी प्रजा दोनों ने मिलकर भलीभांति परिश्रम किया है, श्रीमती के बड़े-बड़े स्नेही और सहायक राजाओं ने भी शुभचिंतकता के साथ सहायता दी है। जिनकी सेना ने लड़ाई की, मेहनत और जीत में श्रीमती की सेना का साथ दिया है। बुद्धिपूर्वक सत्यशीलता के कारण मेल के लाभ बने रहे और फैलते गए और इन जिनका आज यहाँ वर्तमान हो जा होना जो कि श्रीमती के राजराजेश्वरी की पदवी लेने का शुभ दिन है, इस बात का प्रमाण है कि वे श्रीमती के अधिकार की उत्तमता में विश्वास रखते हैं और उनके राज में एका बने रहने में अपना भला समझते हैं। श्रीमती महारानी इस राज को जिसे उनके पुरुषों ने प्राप्त किया और श्रीमती ने दृढ़ किया, एक बड़ा भारी पैतृक धन समझती हैं जो रक्षा करने और अपने वंश के लिए संपूर्ण छोड़ने के योग्य है और उस पर अधिकार रखने से अपने ऊपर ये कर्तव्य जानती हैं कि अपने बड़े अधिकार को इस देश की प्रजा की भलाई के लिए यहाँ के रईसों के हकों पर पूरा पूरा ध्यान रखकर काम में लावें। इसलिए श्रीमती का यह राशि अभिप्राय है कि अपनी पदवियों पर एक और ऐसी पदवी बढ़ावें जो आगे सदा को हिंदुस्तान के सब रईसों और प्रजा के लिए इस बात का चिन्ह हो कि श्रीमती के और उनके लाभ एक है और महारानी की ओर राजभक्ति और शुभचिंतकता रखनी उन पर उचित है। वे राशि घरानों की श्रेणियां जिनका अधिकार बदल देने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज को यहाँ जमाया, प्राय अच्छे और बड़े बादशाहों से खाली नहीं थी, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के राज प्रबंध में उनके राज्य के देशों में मेल नहीं बना रह सका। सदा आपस में झगड़ा होता रहा और अधेर मचा रहा। निबल लोग बली लोगों के शिकार करते थे और बलवान अपने मदद के इस प्रकार आपस की काटमार और भीतरी झगड़ों के कारण जड़ से हिलकर और निर्जीव होकर तैमूर लंग का भारी घराना अंत को मिट्टी में मिल गया और उसके नाश होने का कारण ये था कि उसके पश्चिम के देशों की कुछ उन्नति नहीं हो पाई। आजकल ऐसी राजनीति के कारण जिसे सब जाति और सब धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है, श्रीमती की हर एक प्रजा अपना समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है। सरकार के संभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियम और रीतों को बरत सकता है। राजराजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं है, वरन रक्षा करने और अच्छी तरह राह बतलाने का है। सारे देश की शीघ्र उन्नति और उसके सब प्रांतों की दिन पर दिन वृद्धि होने से अंग्रेजी राज के ये फल सब जगह प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं। अंग्रेजी राज के कार्यकर्ता और सच्चे अधिकारी लोग वहाँ आप ही लोगों के लगातार परिश्रम का गुण है कि ऐसे से फल प्राप्त है और सबके पहले आप ही लोगों पर मैं इस समय श्रीमती की ओर से उनकी कृतज्ञता और विश्वास को प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने इस भारी राज की भलाई के लिए उन प्रतिष्ठित लोगों में से जो आपके पहले इन कामों पर नियत थे किसी प्रकार कम कष्ट नहीं उठाया और आप लोग बराबर ऐसे साहस परिश्रम और सच्चाई के साथ अपने तन मन को अर्पण करके काम करते रहे जिसे बढ़कर कोई दृष्टांत इतिहास में नहीं है। कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। ये बात प्राय कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि अपने नौकरों के पदों को जल्द जल्द बढ़ाती जाए, परंतु मुझे विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार की नौकरी में कर्तव्य का ध्यान और स्वामी की सेवा में तनमन को अर्पण कर देना, ये दोनों बातें निज प्रतिष्ठा और लाभ की अपेक्षा सदा बढ़कर समझी जाएंगी। ये बात सदा से होती आई है और होती रहेगी। इस देश के प्रबंध के बहुत से भारी भारी और लाभदायक काम प्राय बड़े बड़े प्रतिष्ठित अधिकारियों ने नहीं किए, वरन जिले के उन अफसरों ने जिनकी धैर्यपूर्वक चतुराई और साहस पर संपूर्ण प्रबंध का अच्छा उतरना सब प्रकार अधीन है। श्रीमती की ओर से राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों के विषय में जितनी गुण ग्राहकता और प्रशंसा प्रकट करूं,
थोड़ी है, क्योंकि ये तमाम हिंदुस्तान में ऐसे सूक्ष्म और कठिन कामों को अत्यंत उत्तम रीति पर करते रहे हैं, और जिनसे बढ़कर सूक्ष्म और कठिन काम सरकार अधिक से अधिक विश्वास पात्र मनुष्य को नहीं सौंप सकती। ये राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों जो कम से नहीं इतने भारी जिम्मे के कामों में मुकर्रर होकर बड़े हुए परिश्रम वाले चाहने वाले नियमों पर तन मन से चलते हों, और जो निज पौरुष से उन जातियों के बीच राज प्रबंध के कठिन काम को करते हो जिनकी भाषा धर्म और रीत आप लोगों से अलग है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने अपने कठिन कामों को दृढ़ परंतु कोमल रीत पर करने के समय आपको इस बात का भरोसा रहे कि जिस समय आप लोग अपनी जाति की बड़ी कीर्ति को थामे हुए हैं और अपने धर्म के दयाशील आज्ञाओं को मानते हैं, उसी के साथ आप इस देश के सब जाति और धर्म के लोगों पर उत्तम प्रबंध के अनमोल लाभों को फैलाएं। उस पश्चिम की सभ्यता के नियमों को बुद्धिमानी के साथ फैलाने के लिए जिससे ये इस भारी राज का धान बराबर बढ़ता जाए। हिंदुस्तान पर केवल सरकारी अधिकारियों का ही एक एहसान नहीं है, वरन यदि मैं इस अवसर पर श्रीमती की उस यूरोपियन प्रजा को जो हिंदुस्तान में रहती है पर सरकारी नौकरी नहीं है, इस बात का विश्वास कराऊं कि श्रीमती उन लोगों के केवल उस राजभक्ति की ही गुण ग्राहकता को नहीं करती जो वे लोग उनके और उनके सिंहासन के साथ रखते हैं, किंतु उन लाभों को भी जानती और मानती है जो उन लोगों के परिश्रम से हिंदुस्तान को प्राप्त होते हैं। तो मैं अपनी पूज्य स्वामी के विचारों को अच्छी तरह नवर्णन करके दोषी ठहरूंगा। तो ये श्रीयुत ना बहुत अच्छी-अच्छी बातें बनाता है कि भाई आप लोग आए हो, बहुत ही कृपा पात्र हैं, बहुत बढ़िया काम आप लोगों ने किया। अब समझाता है कि इससे मतलब क्या है? श्रीमती को अपने राज की इस उत्तम भाग की प्रजा को सरकार की सेवा या निज की योग्यता के लिए जो गुण ग्राहकता देखने का विशेष अवसर मिला, हम बड़े खुश हुए। श्रीमती ने कृपापूर्वक केवल स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद वाले और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अधिकारियों की संख्या में ही थोड़ी सी बढ़ती नहीं की है। अब आपके यहाँ कौन सा एक पद बढ़ेगा? ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, स्टार ऑफ इंडिया, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अब तो भैया और स्टार बढ़ जाओगे, ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर हो जाएगा। हे हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देसी अफसर और सिपाही, आप लोगों ने जो भारी भारी काम बहादुरी के साथ लेड़ बढ़ कर किया है ना, ऐसे अवसर पर इस प्रकार श्रीमती की सेना की युद्ध कीर्ति को थामे रहे उनका श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण करती। श्रीमती इस बात पर भरोसा रख कर कि आगे को भी सब अवसरों पर आप लोग उसी तरह मिलजुल कर अपने भारी कर्तव्य की सच्चाई के साथ पूरी करेंगे। अपने हिंदुस्तानी राज में मेल और अमन चैन बनाए रखने के विश्वास काम आप लोगों को ही सुपुर्द करते हैं। हे वॉलंटियर सिपाहियों, आप लोगों के राजभक्तिपूर्ण और सफल यत्न जो इस विषय में हुए हैं कि यदि प्रयोजन पड़े तो आप सरकार की नियत सेना के साथ मिलकर सहायता करें, इस शुभ अवसर पर हृदय से धन्यवाद पाने के योग्य है। हे इस देश के सरदार और रईस लोग, जिनकी राजभक्ति इस राज के बल को पुष्ट करने वाली है और जिनकी उन्नति इसके प्रताप का कारण है, श्रीमती महारानी आपको ये विश्वास करके धन्यवाद देती है कि यदि इस राज के लाभों में कोई विघ्न डाले या उन्हें किसी तरह का भय हो तो आप लोग उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाए। मैं श्रीमती की ओर से उनके नाम से दिल्ली आने के लिए आप लोगों का जी से स्वागत करता हूँ और इस बड़े अवसर पर आप लोगों के इकट्ठे होने को इंग्लिस्तान के राज सिंहासन की और आप लोगों की उस राजभक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण गिनता हूँ। श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स के इस देश में आने के समय आप लोगों ने दृढ़ रीत पर प्रकट की थी। श्रीमती महारानी आपके स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझती है और अंग्रेजी राज के साथ उसके कर देने वाले और स्नेही राजा लोगों का जो शुभ संयोग से संबंध है, उनके विश्वास को दृढ़ करने और उनके मेल-जोल को अचल करने के ही अभिप्राय से श्रीमती ने अनुग्रह करके वरासी पदवी ले ली है, जिसे आज हम लोग प्रसिद्ध करते हैं। हे हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी के देसी प्रजा लोग, इस राज की वर्तमान दशा और उनके नित्य के लाभ के लिए जरूरी है कि उसके प्रबंध को जांचने और सुधारने का मुख्य अधिकार ऐसे अंग्रेजी अफसरों को सुपुर्द किया जाए जिन्होंने राजकाज के उन तत्वों की भली भांति सीखा है जिनका बर्ताव राजराजेश्वरी के अधिकार स्थिर रहने के लिए जरूरी है। इन्हीं राजनीति जानने वाले लोगों के उत्तम प्रयत्नों से हिंदुस्तान सभ्यता में दिन दिन बढ़ता जा रहा है और यही उसके राजकाज संबंधी महत्व का हेतु और नित्य बढ़ने वाली शक्ति का गुप्त कारण है। और इन्हीं लोगों के द्वारा पश्चिम देश का शिल्प सभ्यता और विज्ञान जिनके कारण आज दिन यूरोप लड़ाई और मेल दोनों में सबसे बढ़ चढ़कर है, बहुत दिनों तक पूर्व के देशों में वहां बालों के उपकार के लिए प्रचलित रहेगा। बहुत दिनों तक पूर्व के देशों में जहां बालों के उपकार के लिए प्रचलित रहेगा, परंतु हे हिंदुस्तानी, आप चाहे जिस जाति या मत के हों, ये निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंधन में योग्यता के अनुसार अंग्रेजों के साथ भली-भांति काम पाने के योग्य हैं और ऐसा होना पूरा न्याय भी है। और इंग्लिस्तान तथा हिंदुस्तान के बड़े राजनीति जानने वाले लोग और महारानी की राष्ट्रीय पार्लियामेंट व्यवस्थापकों ने बार-बार इस बात को स्वीकार भी किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस बात को अपने सम्मान और राजनीति के सब अभिप्रायों के लिए अनुकूल होने के कारण माना है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वर्षों में हिंदुस्तानियों की कारगुजारी के ढंग में मुख्य कर बड़े बड़े अधिकारियों के काम में पूरी उन्नति देकर संतोष प्रकट करती है। इस बड़े राज का प्रबंध जिन लोगों के हाथ में सौंपा गया उन्हें केवल बुद्धि के ही प्रबल होने की आवश्यकता नहीं है, वरन
उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता की भी वैसी ही आवश्यकता है। इसलिए जो लोग कुल, पद और परंपरा के अधिकार के कारण आप लोगों में स्वाभाविक ही उत्तम है, उन्हें अपने को और संतान की केवल उस शिक्षा के द्वारा योग्य करना है जिससे कि वे श्रीमती महारानी अपनी राजराजेश्वरी की गवर्नमेंट की राजनीति के तत्वों को समझे और काम में ले और इस रीत से उन पदों के योग्य हो जिनके द्वारा उनके लिए खुले हों। राजभक्ति, धर्म, अपक्षपात, सत्य और साहस देश संबंधी मुख्य धर्म है। उनका सहज रीत पर बर्ताव करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है और तब श्रीमती के गवर्नमेंट राज के प्रबंध में आप लोगों की सहायता बड़े आदर से अंगीकार हो पाएगा, क्योंकि पृथ्वी के जिन जिन भागों में सरकार का राज है वहां गवर्नमेंट अपनी सेना के बल पर उतना भरोसा नहीं करती जितना कि अपनी संतुष्ट और एकजुट प्रजा की सहायता पर, जो अपने राजा के वर्तमान रहने में ही अपना नित्य मंगल समझकर सिंहासन के चारों ओर जी से सहायता करने के लिए इकट्ठे होते हैं। श्रीमती महारानी निबल राज्यों को जीतने या आसपास की रियासतों को मिलाकर लेने से हिंदुस्तान के राज की उन्नति नहीं समझती, वरन इस बात में कि इस कोमल और न्याय युक्त राज शासन को निरुपद्रव बराबर चलाने में इस देश की प्रजा क्रम से चतुराई और बुद्धिमानी के साथ भागी हो। जो उनका स्नेह और कर्तव्य केवल अपने ही राज से सही नहीं, वरन श्रीमती सुदचित से यह भी इच्छा रखते हैं कि जो राजा लोग इस बड़े राज की सीमा पर है और महारानी के प्रताप की छाया में रहकर बहुत दिनों से स्वाधीनता का सुख भोगते आते हैं, उसे निष्कपट भाव और मित्रता को दृढ़ रखें। परंतु यदि इस राज के अमन चैन में किसी प्रकार के बाहरी उपद्रव की शंका हुई, यानी ये एक तरीके से ये भी कह देते कि अगर मान लो कि आप लोगों ने किसी भी तरीके से उपद्रव की आशंका को व्यक्त किया, तो श्रीमती हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपने पैतृक राज की रक्षा करना भी खूब जानती है। और यदि कोई विदेशी शत्रु हिंदुस्तान के इस महाराज पर चढ़ाई कर दे तो मानो उसने पूरब के सब राजाओं से, तो यानी कहा कि देखो, अगर तुम्हारी महारानी को कोई कुछ करता है ना, तो तुम सबको एकजुट होना है। और उस दशा में श्रीमती जो अपने राज के अपार बल, अपने स्नेही और कर देने वाली राजाओं की वीरता और राजभक्ति और अपनी प्रजा के स्नेह और शुभचिंतकता के कारण इस बात की भरपूर शक्ति है, उसे परास्त करके दंड दो। तो यानी सबको एकजुट करते हैं कि जब कहीं भी आक्रमण होगा तो सब लोग, आप लोग एक हो जाओगे। इस अवसर पे ये कहते हैं कि उन पूरब के राजाओं के जो प्रतिनिधि आए हैं, उनका वर्तमान होना, जिन्होंने दूर-दूर देशों से श्रीमती को इस शुभ समारंभ के लिए बधाई दी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेल के अभिप्राय और आसपास के राजाओं के साथ उनके मित्र को स्पष्ट प्रमाण है। मैं चाहता हूँ कि श्रीमती की हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से श्रीयुत कान खिलात और उन जो राजदत्त हैं, उनको इस अवसर पर श्रीमती के स्नेही राजाओं के प्रतिनिधियों को दूर-दूर से अंग्रेजी राज में जो आए हैं और अपने प्रतिष्ठित पाहुने श्रीयुत गवर्नर जनरल गो और महारानी कौंसल का स्वागत करूँ। हे हिंदुस्तान के रईस और प्रजा लोग, मैं आनंद के साथ आप लोगों की वो कृपा पूर्वक संदेश जो श्रीमती महारानी आप लोगों की राजराजेश्वरी ने आज आप लोगों को अपने दासी और राजराजेश्वरी नाम से भेजा है, सुनाता हूँ। जो आपके श्रीमती के यहाँ से आज सवेरे तार के द्वारा मेरे पास पहुंचे, ये है। हम विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से संयुक्त राज्य ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपने वायसराय के द्वारा अपने सब राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, रईसों, सरदारों और प्रजा को जो इस समय दिल्ली में इकट्ठे हैं, अपना राशि और राजराजेश्वरी आशीर्वाद भेजते हैं और उस भारी कृपा और पूर्ण स्नेह का विश्वास कराते हैं जो हम अपने हिंदुस्तान के महाराज की प्रजा की ओर देखते हैं। हमको ये देखकर जी से प्रसन्नता हुई कि हमारे प्यारे पुत्र का इन लोगों ने कैसा कुछ आदर सत्कार किया और अपने कुल और सिंहासन की ओर उनकी राजभक्ति और स्नेह के इस प्रमाण से हमारे जी पर बहुत असर हुआ। हमें भरोसा है कि इस शुभ अवसर का ये फल होगा कि हमारे और हमारी प्रजा के बीच स्नेह और दृढ़ हो और सब छोटे बड़े को इस बात का निश्चय हो जाएगा कि हमारे राज में उन लोगों को स्वतंत्रता, धर्म और न्याय प्राप्त है नहीं। और हमारे राज का अभिप्राय और इच्छा सदा यही है कि उनके मुख की वृद्धि, सौभाग्य की अधिकता और कल्याण की उन्नति हो। मुझे विश्वास है कि आप लोग इन कृपा में वाक्यों की गुणग्राहकता को करेंगे। ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज्य को महारानी और हिंदुस्तान को राजराजेश्वरी जो है उनकी रक्षा करे। इस एड्रेस के समाप्त होते ही क्या हुआ, नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा और सेना ने 3 बार हुर्रे शब्द का इस्तेमाल किया और आनंद ध्वनि की। दरबार के लोगों ने भी परम उत्साह से खड़े होकर हुर्रे शब्द और हथेलियों की आनंद ध्वनि करके अपनी जी का उमंग प्रकट किया। महाराजा सिंधिया निजाम की ओर से सर सलार जंग, राजपूताना के महाराजों की तरफ से महाराज जयपुर, बेगम भोपाल, महाराज कश्मीर और दूसरे सरदारों ने खड़े होकर एक दूसरे को बधाई दी और अपनी राजभक्ति प्रकट की। इसके अनंतर श्रीयुत वायसराय ने आज्ञा की कि दरबार हो चुका और अपनी 4 घोड़ों की गाड़ी पर चढ़कर अपने खेमों को वो रवाना हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, तो हमारा जो दूसरा निबंध था वो समाप्त हुआ। अब इसके इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं इनको इंक्लूड कर देते ताकि आपको लगे कि हाँ, हमने नोट्स भी देख लिया कि किस तरीके से हमको फाइनल नोट्स बनाना चाहिए जो लास्ट टाइम हमारे एग्जाम में जो है मदद करे। ठीक है, तो नोट्स भी देख लीजिए। मेरी तरफ से यही कोशिश है कि भाई आपको बहुत अच्छे से एग्जाम जाए।
है ना? जितनी भी चीज़ें कराई रही हैं, अगर बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं, तो निस्संदेह आपको लाभ होने वाला है। और बाकी हमने आपको बताया था कि जो लाइव क्लासेस चल रहे हैं, उन लाइव क्लास से जुड़ने के लिए ये है व्हाट्सएप, है ना? यहाँ पे आप मैसेज करिए, कॉल नहीं करना है। मैसेज करिएगा, लाइव क्लास के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़े आएँगे, बराबर अपडेट मिलता रहेगा। लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। जो चीज़ें हैं, मैं तो अपनी तरफ से पूरी तन्मयता से आप लोगों के साथ जो भी चीज़ें हैं जुड़ी हूँ, काम कर रही हूँ। बाकी कुछ आप लोगों का भी है, तो वो चीज़ हमें देखना चाहिए, ठीक है? बाकी यहाँ से आप जुड़ सकते हैं, लाइव क्लास बराबर मिलेगा। अब हम नोट्स आपको दिखा देते हैं कि हम नोट्स कैसे मतलब वो चीज़ें करना चाहते हैं, और इन फ्यूचर में आपके पास ये नोट्स आएगा मार्केट में। ठीक है? क्रैश कोर्स चलेगा तो नोट्स आपके हाथ में होगा, प्रॉपर ये होगा, यानी टू द पॉइंट आपको इस चैनल पे पढ़ाई मिलेगा। बहुत जल्दी सब काम हो रहा है, देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए हम नोट्स को भी ऐड कर दे रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। दरअसल ये जो दिल्ली दरबार दर्पण है, ये जो आपका निबंध है, ये 1877 में आपको देखने को मिलता है, भारतेंदु हरीशचंद्र जी के द्वारा। और यहाँ पे सबसे पहले हमने आपको बताया था जो भी शासन के अधिकारी थे आए हुए थे उनको क्या-क्या दिया गया था। एक-एक रेशमी झंडा दिया गया था और साथ में सोने का तगमा दिया था। अब आपने देखा कि इस डंडे का स्ट्रक्चर कैसे है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और आप ऐसी गलती कर सकते हैं कि आपको नहीं आइडिया हो। तो जो सोने का तगमा है, वो जो झंडा है, वो देखिए कुछ इस तरीके से आपका एक झंडा है ना? तो ये आप अगर देख पा रहे हैं तो एक झंडा है, ठीक है? और झंडे में आपको एक-एक चीज़ बताया गया है, क्या है? जो ये आपका झंडे का डंडा है ना, तो ये पीतल का है। इस डंडे के ऊपर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये दिखाया गया है कि ये पीतल का राजराजेश्वरी का डंडे के ऊपर मुकुट लगा है, ये देख पा रहे हो आप? उसमें बताया गया ना, आपको ये मुकुट कैसे लगा? क्योंकि इतनी बारीकी से आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो थोड़ा-सा हम आपको इस चीज़ पे ध्यान दिलाएँ ताकि आपका ये जो है क्वेश्चन एकदम क्लियर हो, कहीं से गलती ना हो। ये मान लो ये झंडा है, ठीक है? यहाँ पे कलर डार्क होता तो फिर आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा, देखिए। ये मान लीजिए झंडा है, ठीक है? ये कुछ झंडा है आपका। आपको बताया कि यहाँ पे कुछ ये देखिए ऐसे मुकुट बना है। तो ये जो डंडा है पीतल का राजराजेश्वरी का, इस डंडे के ऊपर क्या है? एक मुकुट लगा हुआ है। और इस पटरी पर क्या है? इस पटरी पर जो भी राजा को, जैसे कोई भी राजा कहीं का है, बीकानेर का राजा है, आमेर का राजा है ना? राजा भोपाल है, तो एक तो आपने ये दे दिया, इस पे मुकुट लगा हुआ है ना? और ये पीतल का है और इस पे पानी वाले राजा का नाम लिखा गया है। ये चीज़ हो गया। ये दोनों डंडे पर बने थे, पटरी लगी हुई थी, ठीक? पटरी लगी हुई है। अब यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि ये झंडा हो गया, पीतल का सब लगा हुआ है। इस पर क्या था? इस पर हरे रंग का स्पष्ट रीति से उनके शस्त्र आदि के चिन्ह बने थे। तो ये अगर आप चिन्ह वगैरह देखेंगे तो हरे रंग का। तो आप देखो कि झंडा जो कि पीतल का है, उसपे मुकुट बना है, मुकुट के आस-पास आप देखोगे तो क्या बना है आपको देखने को मिल रहा है, स्पष्ट रीति से उनके शस्त्र आदि के चिन्ह बने हैं, ठीक? और उन पे डंडे से लटकता था, यानी फरहरे, यानी वो फरहा रहा था और डंडे से लटकता था। स्पष्ट रीत पर उनके शस्त्र आदि के चिन्ह बने हुए थे। यानी कुल मिला के वो डंडा देखते ही ऐसा पहले से पता चल जाता कि ये ब्रिटिशर्स का डंडा है। ठीक? वो झंडा जो दिया गया उन्हीं को याद करने के लिए दिया गया था। झंडा और तगमा देने के समय श्रीयुत वायसराय ने हर एक राजा से क्या बोला? वो बोला, मैं श्रीमती महारानी की तरफ से ये झंडा खास आपके लिए देता हूँ, वो सबके लिए था, जो उनके हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। और भरोसा है कि आप कभी ये झंडा जब खोलेंगे तो आपको वही देखने को मिलेगा। और वो झंडे में इन्होंने ऐसा बनाया ही था कि वो चीज देखते ही आपको बहुत अच्छे से चीजें याद आ जाए। तो इस तरीके से उन्होंने झंडा दिया। अब यहाँ पे एक किलात खां का ज़िक्र आया था, याद हो आप लोगों को? ये स्पेशल आदमी, इसको झंडा तो नहीं मिला था, पर इसको स्पेशली क्या-क्या मिला था? झंडा तो नहीं मिला, पर इसको एक हाथी दिया गया, जिस पर हाथी पे 4000 की लागत का एक हौदा रख दिया गया था। इसको जड़ाऊ गहने दिए गए थे, घड़ी दिया गया था, कारचोबी कपड़े दिए। तो आजकल एसएनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है, किलात खां को क्या दिया गया था, क्या नहीं दिया गया था? तो किलात खां को झंडा नहीं, लेकिन हाथी, हाथी पे 4000 की लागत का हौदा, जड़ाऊ गहना, घड़ी है, कारचूबी कपड़ा है और खामख्वाब के थान भी दिए। ये सब मिला के कितने कुल मिला दिए? 25,000 की चीज़ तोहफ़े में इसको मिल गई किलात को। और किलात के साथ जो सरदार आए उनको क्या दिया? वही 10,000 रुपए की चीज़ बस उनको दे दिया, लेकिन इसको स्पेशली 25,000 का। अब एडिकांग क्या? एडिकांग का सभा में आए जो राजा थे, उनको राजराजेश्वरी से बर्ताव करने का जो सलीका था वो एडिकांग था। एक महात्मा ये कहे कि जिनसे वायसराय ने ये कहा कि आपका नगर तो तीर्थ गिना जाता है, तो उनसे कहा कि भाई दिल्ली को भी तीर्थ मान लो। तो उन्होंने कहा, अरे रे!
ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये दिल्ली थोड़ी है हमारा, दिल्ली से भी बड़ा ये तो हमारे खुदा मौजूद है। तो चापलूसी का इस हद तक का स्तर था, वो चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ पे। नवाब लोहारू का ज़िक्र आया था। ये नवाब लोहारू क्या थे? अंग्रेज़ी में इनको वैसे बोलने आता नहीं था, लेकिन क्योंकि दिखाना था अपने आप को, तो अरबी, ज्योतिष, गणित आदि ईश्वर जाने कितनी विद्याओं का पंडित था कौन? लोहारू। लेकिन यहाँ है कि चापलूसी करनी है, तो चापलूसी करने के लिए किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति ये था। नवाब कहता है कि हमने और रईसों की अपनी उम्र खेल-कूद में नहीं गँवाई। मतलब और लोग खेल-कूद में गुमा दिए, लेकिन हम तो उपार्जन में लगाए, पूरे पंडित और कवि हुए हैं। और कहा कि एक काम करें, इतना बढ़िया अवसर है, मेरे पास एक पद्य ग्रंथ है, सुना दें क्या? तो कहा नहीं, नहीं बाद में सुना देना, अभी ज़रूरी नहीं है। फिर क्या हुआ, क्योंकि अभी क्या है 1 तारीख को ये होगा, 29 तारीख को सत्र के अंत में महारानी जो थी, कहाँ की? तंजौर की, वायसराय से मुलाकात को आई थी। और ताश का वस्त्र व नकाब वो पहनी थी, यानी तंजौर जो महारानी थी मिलने आई, वो ताश का वस्त्र पहनी थी। और महारानी के पति कौन थे? राजा रघा सखाराम साहिब। तो महारानी तंजौर, उनके पति सखाराम साहिब आए थे, ठीक है? उनके 2 बच्चे, और इनके अलावा एक अनुवादक आई थी, याद हो आप लोगों को, मिसेज फर्थ, क्योंकि मेन जो महारानी थी वो तो ज़्यादा बात करती नहीं थी, मिसेज फर्थ ही सारा बात करती थी। महारानी अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भोपाल की तरह चतुर नहीं थी। किसकी तुलना किया गया था? जैसे बेगम भोपाल बहुत ज़्यादा चालाक थी ना, पर ये इतनी चालाक नहीं थी, बड़ा कम बोलती, यस, नो बस। लेकिन श्रीयुत ने कहा बहुत अच्छी बात है कि जो मिसेज़ फ़र्द को अनुवादक को लेके आए वो बड़ी चहकने वाली थी। उसको कहा ये बहुत ही मनभावनी अनुवादक लेके आए हो। और बाकी 1 जनवरी को आपने देखा कि दरबार बहुत बढ़िया से हुआ, लेकिन शहर से अगर देखें तो 5 मील की दूरी पर था। और फिर चबूतरा के बारे में, चबूतरा षटकोणनुमा था, बीच में बना हुआ था। अब देखिए यहाँ चबूतरा बन के तैयार हो गया है। चबूतरा कैसे बना हुआ है? चबूतरा ये है, षटकोण आकार में ये बना हुआ है चबूतरा। छत क्या है? चबूतरा में देखिए छत कैसा है? तो छत क्या है? गुंबदनुमा है, और गुंबदनुमा में लाल कपड़ा चढ़ा और सुनहला रुपैला तथा शीशे का काम बना था। ठीक है? तो श्रीयुत का ये हो गया। और गुंबदनुमा क्या है? अगर गुंबदनुमा देखें तो लाल कपड़ा चढ़ा है और सुनहला रुपैला तथा शीशे का काम बना था। कंगूरे के ऊपर कलसे की जगह श्रीमती पर राजराजेश्वरी का सुनहला मुकुट लगा था। हाथों में चंवर लिए श्रीयुत के ऊपर कारजोबी छत्र लगे खड़ा था। अब यहाँ पे अगर देखें तो पीछे, क्योंकि नीचे कौन लोग बैठे थे? तो यहाँ पे हमें देखना है कि पीछे अगर देखें तो ख़ास लोग बैठे थे, यानी आगे चबूतरा है। मान लो ये श्रीयुत का राज सिंहासन है। कलाकारी देख रहे हैं कितना बढ़िया से ये बनाया गया है। श्रीयुत का राज सिंहासन है, ख़ास लोग पीछे खड़े हो गए और 2 लोग क्या है, यहाँ पे लेके खड़े हुए हैं। ठीक है? ये देखिए बढ़िया राजा वग़ैरह के छत्र छाया के लिए खड़े हुए हैं। और क्या है, यहाँ पे ख़ास लोग पीछे खड़े हो गए, राज सिंहासन पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे देखेंगे वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ 2 पेश दामनबरदार खड़े हैं, 2 दामनबरदार खड़े हो गए। जिनमें से एक कौन है? श्रीयुत महाराज जम्बू के, उनका अत्यंत सुंदर सबसे छोटा राजकुमार था। तो सुंदर सबसे छोटा राजकुमार कहाँ का? महाराज जम्बू का है। दूसरा कर्नल बल्ब का पुत्र था। वायसराय के ठीक चबूतरे के सामने जो कुछ दूरी पर उससे नीचा एक अर्धचंद्रा आकार में बैठा बना था, तो मतलब आप समझिए कि यहाँ पे ऐसे है और नीचे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो ये कुछ अर्धचंद्राकार आकार में बना हुआ है चबूतरा। अब यहाँ पे कौन-कौन बैठे हैं? शासन के अधिकारी, राजा व उनके मुशाहिब, मद्रास और जो बम्बई के गवर्नर थे वो भी बैठे हैं, पंजाब है, बंगाल है और पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट वो भी बैठे हैं, हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ अपने-अपने अधिकारी समेत वो भी बैठे हुए हैं। चबूतरे की छत कैसी है? चबूतरे की छत नीले रंग की साटन की है, जिसके आगे क्या है, लहरियादार छज्जा है और लहरिये के बीच-बीच में सुनहले काम का चाँद तारा बना है। तो आप यहाँ पे देखो कितने बढ़िया से यहाँ पे बनाया गया, ये है छत। छत कैसे है? नीले रंग के, साटन का, और क्या है, लहरदार छज्जा है। छज्जे पे क्या है, चाँद तारे बने हुए हैं। राजाओं की कुर्सियाँ भी कैसी हैं? नीले साटन की है। एकदम ध्यान रखिए कि कितनी बारीकी से क्वेश्चन करा है कि आप समझ भी नहीं सकते हो कि अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन आता है क्या? और 63 शासनाधिकारी चबूतरे पर बैठे थे, ठीक है? अब यहाँ पे वायसराय के सिंहासन के पीछे धनुष आकार की जो श्रेणियाँ थी चबूतरे की ओर थी, वो 10 भागों में बँटा था। इन पर ऐसे राजाओं को जिनके शासन का अधिकार नहीं है, उन दूसरे सरदार, रईस, समाचार पत्र के संपादक वगैरह, यूरोपियन, हिंदुस्तानी और गवर्नमेंट के न्योते में आए जो लोग भी थे तमाशा देखने के लिए, उनको टिकट मिले थे। और टिकट मिलने और बैठने की जगह दी गई थी, ये 3000 के अनुमान लोग ये लोग थे। तो ये कौन थे? 10 भागों में जो ऐसे बँटे हुए थे, वो सिंहासन के पीछे जो धनुष खंड के आकार की सीढ़ी थी वहाँ पे थे। इन पर राजाओं को, ऐसे लोगों को, मतलब जिनको शासन का अधिकार नहीं था, पर वो लोग आए थे देखने के लिए, 3000 लोग ऐसे थे। फिर दरबार की जगह जो दक्षिण तरफ है, वहाँ पे 15,000 से ज़्यादा सरकारी फ़ौज खड़े थे। 15,000 लोग तो दक्षिण तरफ खड़े थे।
ठीक है? तो आप ये देखो कि राजा-महाराजाओं की फ़ौज 15,000 लोग सरकारी फ़ौज इधर खड़े हुए हैं और राजा-महाराजाओं की फ़ौज उत्तर। तो उत्तर की तरफ राजा-महाराजा की फ़ौज हो गई, दक्षिण की तरफ 15,000 सरकारी। ये भी ध्यान रखिए कि अगर मान लो राजा बीच में बैठा है, तो राजा के कह रहे हैं कि उत्तर राजाओं की फ़ौज है और दक्षिण आप देखेंगे तो 15,000 सरकारी फ़ौज खड़ी है। 12 बजे वायसराय की सवारी पहुँचती है वहाँ पे क्योंकि कार्यक्रम होना है और 12 बजे कितने बजे पहुँचता है? 12 बजे। वायसराय की सवारी पहुँची, खेमे में श्रीयुत ने जाकर क्या कहा? स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद के ग्रांड मास्टर का वस्त्र धारण वो करते क्योंकि आए, पहले उन्होंने स्टार ऑफ इंडिया का ग्रांड मास्टर का कपड़ा पहना और तोपें नहीं छोड़ी गई थी। फिर लेडी लिटन जो थी, श्रीयुत के साथ वो भी थी, दोनों लोग जो है उनके मनसबदार बालक पीछे 2 तरफ से दामन उठाए चले आ रहे थे। फिर राज सिंहासन वाले पे आके चढ़ते, ग्रांड मार्च का बाजा बजता है, नेशनल एंथम बजता है, गॉड सेव द क्वीन, ऐसे करके चिरंजीवी रहे रानी ये बजने लगता है। फिर बंदी जन हेराल्ड लोग, मुख्य बंदी चीफ हेराल्ड होते हैं। श्रीयुत ने मुख्य बंदी को, यानी मुख्य बंदी मतलब आप समझ रहे हो? मुख्य बंदी मतलब कि ग्रांड ने कहा कि चीफ हेराल्ड को बोला, श्रीयुत ने अपने चीफ हेराल्ड को आज्ञा दी कि श्रीमती महारानी की राजराजेश्वरी की पदवी लेने के विषय में अंग्रेजी में राजपत्र पढ़ो, तो वो पढ़ने खड़े हो जाते हैं। फिर उसका उल्था होता है, महारानी विक्टोरिया ऐसी अवस्था में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उसमें एक एक्ट पास हुआ और अधिकार मिला है। अब इन देशों की राज संबंधी पदवी और वह सारी चीज़ों को लेंगे, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड को एक में, अच्छा ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड को एक में मिलने की बात की, इसको ध्यान रखना है। फिर कहते हैं कि यूनाइटेड किंगडम और उनके अधीन देशों को राजराजेश्वरी पदवी और प्रशस्ति इस संयोग के पीछे वही होगी जो श्रीमती ऐसे राजाज्ञा पत्र के द्वारा प्रकाश करेंगे। और इस एक्ट में यह भी वर्णित है कि ऊपर लिखे हुए नियम और उस राजाज्ञा पत्र के अनुसार जो 1 जनवरी 1801 को राशि मोहर होने के पीछे प्रकाश किया गया है, हमने ये पदवी ली। विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी ईश्वर धर्म रक्षणी। और इस एक्ट में ये भी वर्णित है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राज का अधिकार होगा। तो इस तरीके से इन्होंने जो भी था उसको हमने पहले भी पढ़ दिया था, उसी को एक्ट में बाँटा था और कुछ नहीं था। और फिर इसके बाद जो है एम्प्रेस ऑफ इंडिया को बताया था कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि एम्प्रेस इंडिया होगा। और फिर कहते हैं कि आगे देखें तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि राजाज्ञा पत्र में किन-किन चीज़ों का वर्णन था, प्रशस्तियों के संबंध में क्या-क्या चीज़ें बताई गई थी। और यहाँ पे फिर ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे ये कहा गया। और 28 अप्रैल 1876 राज के 39वें वर्ष तोपखाना में दरबार के मैदान में मौजूद था तो उनको 101 तोपों की सलामी दी गई। चौथी सलामी पायोनियर जो है अंग्रेजी समाचार पत्र का जिक्र था, याद है। श्रीयुत वायसराय ने उत्तम एड्रेस पढ़ा था, तर्जुमा 1858 को कि 1 नवंबर को, ये आपके यहाँ पे ले रही है, इस्ताहार है और किस तरीके से आपको अपनी रानी को समझना है। और यहाँ पे एक जिक्र था तैमूर लंग के नाश का कारण क्या था? तैमूर लंग का नाश क्यों हुआ? पश्चिम के देशों की उन्नति पन कर पाना बतलाया। महारानी ने एक ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर जो है, महारानी ने एक बिल्कुल नया पद और नियत किया। उस नए पद का नाम क्या था? ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर देश संबंधी मुख्य धर्म क्या है? तो देश संबंधी मुख्य धर्म उन्होंने कहा देखो, आप लोगों के अंदर राजभक्ति होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, अपक्षपात होना चाहिए, सत्य और साहस होना चाहिए। महारानी ने कृपा पूर्वक संदेश को जो है राशि और राजराजेश्वरी नाम से पढ़ा ताकि लोगों के अंदर वो चीज तो हो, नहीं तो लोग मानते क्यों? मानते ही नहीं लोगों को। फिर ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड को एक रहने की बात की। हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपने वायसराय के द्वारा अपने सब राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारी, रईस और सरदार और प्रजा को, जो इस समय कौन है? दिल्ली में, क्योंकि सब दिल्ली में मौजूद थे, तो उन पे विश्वास करती है और ये विश्वास करती है कि वो हमारे साथ जो है मिलके काम करेंगे, तो इसको हमने बताया। फिर बाद में जब सारी चीज़ें हो गई, नेशनल एंथम बजता है, 3 बार हुर्रे शब्द आनंद ध्वनि के साथ गूंजता है। दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी के समय वायसराय कौन थे? वायसराय लॉर्ड लिटन थे। उनकी या उनके किसी साथी की शोभा उन मुगलों से बढ़कर नहीं थी जो बाजार में मेवा लिए घूमते, किलात खां के उनके साथियों के लिए ये पंक्ति प्रयोग हुआ था। किलात के खां को झंडा ना मिलने के कारण ये समझना चाहिए कि वो बिल्कुल स्वतंत्र है। अच्छा, झंडा नहीं मिला तो ये हमने बताया था कि बिल्कुल स्वतंत्र है, ये समझ लेना चाहिए, बल्कि जिसको जिसको झंडा दे दिया गया मतलब कि वो आप बंधे हो, ये भी ध्यान रखना है। फिर वायसराय के सामने अर्धचंद्राकार चबूतरे के बारे में कुछ तथ्य। हर एक राजा के साथ एक भारी पॉलिटिकल अफसर भी था। मतलब जब भी वो लोग आए थे ना, तो जो भी राजा था ना, उनके साथ जैसे आप ब्यूरोक्रेसी चलता ना कि नेता के साथ, वैसे इनके यहाँ एक पॉलिटिकल और एक ब्यूरोक्रेसी, एक नौकरशाह। और फिर भारी भरकम अधिकारी भी थे। राजा लोग अपने अपने प्रांतों के हिसाब से थे। बाकी यहाँ पे जो उन लोगों को सामने बैठाया गया था, उनमें जब सामने बैठाया गया था वहां पे महाराजा अजयगढ़, नवाब लुहार बैठे थे, बेगम भोपाल बैठी थी, निजाम हैदराबाद बैठे थे, ठाकुर साहिब भावनगर के बैठे थे, जाम नवाब नगर के बैठे थे। इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग
किलात के खां, गोवा के गवर्नर जनरल, विदेशी राजदूत, बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि, समाज और अन्य देश संबंध कौंसल लोग की कुर्सियां भी थी, है ना? और इसके बाद तमाशा देखने वालों की भीड़ जो मैदान में डटी थी, 2 लाख के अनुमान थी कि तमाशा देखने आए थे। और कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी की हो, जो इसकी खोज रखता हो मिलकर कर सकता है, इस तरीके से संबोधित किया गया था। और इसके बाद श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स के इस देश में आने के समय आप लोगों ने दृढ़ रीत पर प्रकट की, और महाराजा सिंधिया और निजाम की ओर से सलार जंग, और राजपूताना के महाराजाओं की तरफ से महाराजा जयपुर, बेगम भोपाल और दूसरे सरदारों ने खड़े होकर एक दूसरे को बधाई दी थी। और इस तरीके से जो है अनंतर श्रीयुत वायसराय ने आज्ञा की कि दरबार हुए हो चुका है, और अपनी 4 घोड़ों की गाड़ी पर चढ़ के वो खेमे से रवाना हो गए। दिल्ली दरबार दर्पण की भव्यता हो गई खत्म। और मुझे उम्मीद है कि नोट्स और ये मिला के आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो छूट रहा होगा। इतना सॉलिड नोट्स है ये कि आप सोचिए, झंडा तक याद हो जा रहा है कि झंडा कहाँ है, तमगा कहाँ है, 4 तारे कहाँ बने हैं, कहाँ पे नीले रंग का साटन लगा है, कहाँ पे 4 तारे, सब कुछ बता दिया। ठीक है? तो बहुत जल्दी आपको नोट्स भी देखने को मिलेगा और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में सब मिलेगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और चैनल से जुड़ जाइए बराबर अपडेट के लिए, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आ रहा है ये प्रयास, तो ज़रूर आप कमेंट करें, ताकि हम और भी अच्छे से आपकी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।